हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आकाश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंगोलॉजी पर। तो दोस्तों देखिए, आज हम सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। जिन भी छात्रों ने कभी भी आज से पहले जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो आज हमारे साथ जुड़िए और मैं वादा करता हूँ आपसे कि जीन पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके सीटेट में, DSSB में, KVS में या किसी भी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपका एक भी प्रश्न इस थ्योरी से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरी को, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए बच्चों, जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने से पहले हमें पियाजे की जो पृष्ठभूमि है उसको समझना पड़ेगा। तो कभी कभार प्रश्न आ जाता है सीटेट में कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पियाजे का सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, जिसकी सहायता से बच्चे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा बना लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, क्या है इसका अर्थ? मतलब पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो उसमें जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, अर्थात उसमें मैच्योरिटी आने लगती है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ना, तो उसके सीखने की जो क्षमता है और चीज़ों को समझने की जो क्षमता है, उसमें विकास होने लगता है। तो मतलब देखिए बच्चों, जैसे जैसे बच्चों मैच्योरिटी आती है, तो वो बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की अवधारणा बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। मतलब बच्चे, पियाजे कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमेशा एक्टिव रूप से सीखते हैं। आप उनसे कुछ भी काम करने के लिए बोल दो, तुरंत मतलब एक्टिव रहते हैं। वो सो रहे होंगे तो तुरंत उठ जाएंगे, मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और वो देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो होती है उसको मतलब सही करते हैं जल्दी जल्दी, मतलब उसको फिर कभी मोटर निकाल लेते हैं उसकी। तो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी बोला है, जिससे कि बच्चा खुद संसार के प्रति अपनी अवधारणा बनाता है तथा उनको ढूंढता है, खोजता है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ और समझिए आप, जीन पियाजे के अनुसार क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की तुलना में मात्रा यानी क्वांटिटी में अलग नहीं होता, बल्कि प्रकार टाइप्स में होता है। अब बोलोगे सर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है बच्चों कि जो पियाजे कहते हैं, देखिए आपको मैं साधारण भाषा में समझा दूँ। एक बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है, मतलब एक छोटा बच्चा है। तो बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, इन दोनों का ही क्या दिमाग की जो क्वांटिटी है, मतलब मात्रा सेम होती है। भाई बच्चे में भी उतना ही दिमाग है, बड़े में भी उतना ही दिमाग है, लेकिन वो दिमाग का प्रयोग अलग करता है बच्चा, और बड़ा जो होता है और अलग समझदारी से करता है। पियाजे भी यही बात कहते हैं कि भैया जो बच्चा होता है ना और जो बड़ा होता है, उसमें क्वांटिटी सेम रहती है दिमाग की, मतलब उनमें जो दिमाग होता है यानी चिंतन करने की क्वांटिटी सेम रहती है, बल्कि उनका जो दिमाग होता है, जो वर्क करता है, वो अलग अलग करता है। इसका मतलब है कि उसके दिमाग के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब दिमाग में हमारे जो होती है क्वांटिटी सेम रहती है, लेकिन हमारा जो काम करने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। यानी क्वांटिटी सेम होती है और टाइप्स में अलग होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट समझते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए कॉग्निटिव
का अर्थ क्या होता है, संज्ञानात्मक का क्या अर्थ होता है? संज्ञानात्मक से तात्पर्य है हमारे दिमाग से संबंधित, यानी मस्तिष्क से संबंधित। हमारे दिमाग में हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार विमर्श, या जो भी चीज़ें सोचते हैं अपने दिमाग से, जो भी कार्य करते हैं, वह सभी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं, इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अनुकूलन। देखिए अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब जैसे आप किसी के साथ एडप्ट हो जाते हो, किसी भी इन्वायरमेंट के साथ। सपोज़ करो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और वहाँ पे मतलब आपके वहाँ पे जैसे आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो और आप एसी के हैबिचुअल हो और वहाँ आपको एसी नहीं मिलती, लेकिन आप एक रात काट लेते हो, यार आज की तो बात है मैं सो जाता हूँ बिना एसी के, तो उसे कहते हैं अनुकूलन। आपने अपने आप को वहाँ गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आत्मसात्करण। आत्मसात्करण होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करना आत्मसात्करण कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आत्मसात्करण, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, यानी अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। देखिए बहुत ही प्यारे और आसान भाषा में इसको समझेंगे। एक दिन बच्चा अपनी माता के साथ जाता है मार्केट जाता है, तो वह एक काले कलर की चीज़ देखता है। वह क्या कर रही होती है? वो भौ करती है। उसके दो कान होते हैं, 4 टांगें होती हैं, पूँछ होती है, मूँछ होती है। तो मम्मी से बोलता है मम्मा ये क्या है? उसकी मम्मा बोलती हैं बेटा ये डॉगी है। तो बच्चा कहता है अच्छा मम्मा ये डॉगी है। अगले दिन फिर वो जाता है, फिर मार्केट जाता है अपनी सिस्टर के साथ। तो वो भी सिस्टर के साथ जब मार्केट जाता है तो देखता है एक दूसरी कोई चीज़ है, वो भी भौ कर रही है, उसकी भी 2 कान है, मूँछ है, 4 टांगें हैं और पूँछ है। तो दीदी से बोलता है, वो भी सेम भौ करता है जैसे वो ब्लैक वाला पप्पी करता है, तो वो वाइट वाले भौ करता है। तो दीदी से बोलता है अपनी से दीदी देखो डॉगी। तो उसकी दीदी कहती है हाँ बेटा ये डॉगी है। तो आप इस बात से ये चीज़ समझ सकते हैं कि बच्चे को जो उसकी माता ने पूर्व ज्ञान दिया था, उसने आज जो सिचुएशन थी यानी वाइट डॉग वाली, उससे उसको जोड़ दिया और यह बच्चे ने बता दिया। तो इसी को कहते हैं आत्मसात्करण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट समझते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, समायोजन। परिवर्तन करके अब नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, देखिए समायोजन यानी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान को, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं समायोजन यानी एकोमोडेशन। देखिए प्यारे बच्चों एकोमोडेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। यानी जो उसने प्रीवियस नॉलेज देखी थी उसमें वो थोड़ा सा चेंज कर देगा और फिर अपने एनवायरनमेंट यानी वातावरण के साथ तालमेल बिठाएगा, उसी को समायोजन कहते हैं। आप बोलो गुरुजी ये क्या होता है? देखिए इसको भी समझते हैं। देखिए क्या होता है, पहले दिन वो अपनी माता के साथ जाता है, ब्लैक कलर का पपी देखता है। सेकेंड डे अपनी सिस्टर के साथ जाता है, फिर वह वाइट कलर का पपी देखता है। अब वो जाता है अगले दिन अपने डैडी के साथ, तो डैडी मेरे को आइसक्रीम खानी है, वो अपने डैडी के साथ जाता है। तो वहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी 2 कान, 4 टांगें, एक पूँछ और आँख नाक मुंह होता है उसका, और उसकी भी मूंछें होती हैं। अब वो कहता है डैडी ये भौ क्यों नहीं कर रहा? तो उसके डैडी कहते हैं बेटा ये डॉगी नहीं है जो भौ करेगा, ये कैट है। तो वो सोचता है, फिर कहता है कि नहीं पापा उस दिन मम्मा और दीदी ने बताया था जिसके कान नाक मुंह और पूँछ होती है वो डॉगी होता है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा जिसके कान नाक आँख मुंह होते हैं ना वो डॉगी ही नहीं होता, वो और भी जानवर होते हैं।
तो बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज में चेंज करता है कि सभी आँख का नाक मुंह और पूँछ वाले जानवर डॉगी नहीं होते, इनकी आवाज़ से इसमें फ़र्क किया जा सकता है। डॉग जो होता है भौ भौ करता है और कैट जो होती है म्याऊं म्याऊं करते हैं। यानी उसने अपने डॉगी वाले पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा चेंजेस कर लिया, यानी परिवर्तन कर लिया और इन्वायरमेंट के साथ अपना तालमेल बिठा लिया, जिससे उसने बता दिया कि अच्छा ये कैट है, अगली बार से बच्चा उसको कैट बताएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन। अच्छा आप पूछोगे सर इक्विलिब्रेशन क्या होता है? देखिए, जब आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी एकोमोडेशन के बीच संतुलन कायम करने की स्थिति हो, उसको साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। यानी बच्चा जब या तो जैसे सपोज करिए अपने प्रीवियस नॉलेज के बलबूते पर उस चीज़ को डिफाइन कर दे कि ये वो चीज़ है तो आत्मसात्करण होगा, उसमें चेंजेस करके बता देगा तो समायोजन होगा। यानी दोनों ही को अच्छे ढंग से डिफाइन कर दे और उसके बीच में संतुलन बना ले, वो साम्य धारण कहलाता है। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? देखिए बच्चों, स्कीमा को समझते हैं। स्कीमा व्यक्ति के दिमाग में जो चीज़ पहले से मौजूद होती है वह उसका प्रयोग करके नई चीज़ों के प्रति धारणा विकसित करता है, इसी प्रकार को स्कीमा कहा जाता है। अच्छा देखिए, आप जब छोटे थे आंगनवाड़ी जाते थे तो आप किसका यूज़ करते थे? चौक का। किसका? चौक का यूज़ करते थे। तो धीरे धीरे जैसे आपने आपके दिमाग में क्या है कि लिखने की चीज़ क्या है? चौक है। फिर जब आप 1st to 5th में पढ़े तो आपने पेंसिल का यूज़ किया, फिर आपने पेन का यूज़ किया, फिर आपने मार्कर का यूज़ किया। अभी आपके सामने ये जो डिजिटल बोर्ड का मार्कर है, अगर इसको लाके दे दें तो आप आसानी से बता दोगे कि यह एक लिखने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही कुछ चीज़ें स्टोर्ड हैं कि ऐसी चीज़ जो होती हैं वो लिखने का कार्य करती हैं। यानी आपने अपने दिमाग में पहले से ही मौजूद कुछ इन्फॉर्मेशन थी लिखने वाली पेनों की, उसके प्रति इसकी अवधारणा विकसित कर ली। यानी हमारे जो दिमाग में चीज़ें स्टोर होती हैं उसके माध्यम से हम नई चीज़ों को सीख लेते हैं, उसी को स्कीमा कहा जाता है। अब सीटेट में क्वेश्चन आता है कि स्कीमा कब आता है बच्चों में? तो स्कीमा जन्मजात आता है, बाय बर्थ आता है, बाय इन्नेट आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बेटा संगठन। 4th है आपका संगठन। देखिए संगठन क्या होता है? 2-4 चीज़ों का मिला जुला रूप संगठन कहलाता है। जैसे स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना तथा उससे स्कीमाओं के साथ जोड़ना, मतलब एक से अधिक स्कीमाओं को अपने दिमाग में स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर उन स्कीमाओं में से किसी इन्फॉर्मेशन को निकालना ही स्कीमाओं का संगठन कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई हैं किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। तो पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी इसमें बच्चा आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, हाथों से छूकर और टेस्ट से स्वाद लेकर, स्मेल से सूंघकर ही चीज़ों को सीखता है और ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें सीखेगा अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा इसमें सीखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला आता है वस्तु स्थायित्व। यानी वस्तु स्थायित्व क्या होता है? देखिए, वस्तु स्थायित्व का अर्थ होता है बच्चे के दिमाग में वस्तु के बारे में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। देखिए सुनिए, जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का चित्र बना लेता है तथा उन्हें ढूंढकर पहचानने लगता है, मतलब बच्चा जो है अपने दिमाग में किसी चीज़ का चित्र बना लेता है, यानी उसकी पिक्चर बना लेता है, चित्र बना लेता है, और उसको आप छुपा भी दोगे तो बच्चा ढूंढ कर निकाल देगा। जैसे बचपन में कोई खिलौना अगर हम बच्चे को दिखाकर
उसको कौवे की तरफ फेंकते हैं कि बेटा देखो कौवा ले गया, तो बच्चा आपके हाथ की तरफ ही देखता है और पीछे जाके आपके हाथ में से चीज़ निकाल देता है। वस्तु स्थायित्व इसी को कहते हैं कि वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट है और स्थायित्व यानी उसके दिमाग में स्थायी हो गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अर्थ होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था को क्रिया करने से पूर्व की अवस्था कहा जाता है। यानी देखिए दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को क्रिया करने से पूर्व की अवस्था कहा जाता है। यानी 2 से 7 वर्ष इसकी आयु होती है। मतलब इसमें बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, कोई भी काम नहीं कर पाता, मतलब कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा, बस सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, सुन पाएगा, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चा काम नहीं कर सकता, क्रिया करने से पहले की अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करने योग्य हो जाता है। उदाहरण, यदि बच्चे के सामने पतंग बोलेंगे तो उसके दिमाग में पतंग का चित्र बन जाएगा। यानी बच्चा इसमें क्रिया नहीं कर पाएगा, लेकिन सिंबल्स के माध्यम से सीख जाता है। यानी आप अगर उसके बारे बच्चे से बोलते हो बेटा, जैसे आपने उससे कुछ भी बोला, आपने मतलब बच्चे से बोला बेटा देखो पेन, तो मतलब बच्चे के दिमाग में अगर आपने पेन बोला तो उसके दिमाग में वो सिंबल बन जाएगा पेन का, क्योंकि बच्चे ने पहले ही बोला, मतलब पहले उसके बारे में देख रखा है। यानी सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। जैसे आपने बोला कि पतंग, तो बच्चा पतंग के बारे में जानता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसी स्टेज में आता है पहला आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है। छोटा बच्चा देखा होगा आपने, जब फर्श पर चलता है तो वो बॉल कितनी भी दूर पड़ी हो, बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे ने इस बॉल को अपना लक्ष्य बना लिया है। इसको प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए बोलते हैं ये अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करता है। यानी छोटा बच्चा छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है। जैसे न बाल्टी के पानी में हाथ डालना, लक्ष्य बना लिया, वो दूर जाएगा फिर पानी में हाथ डालेगा। ये होता है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब नेक्स्ट है जीववाद। देखिए जीववाद क्या होता है, समझते हैं जीववाद को। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, यानी यदि बच्चे का हाथ पिच जाता है गेट से, किससे? गेट से, तो बच्चा रोता है, बोलता है मम्मा मेरे को गेट ने मार दिया, और बच्चा रोने लगता है क्या, और मम्मा आती है गेट के 2 चांटे मारती, झटाक झटाक। बच्चा हंसता है, ओ मेरी मम्मा ने गेट को मार दिया, मेरी मम्मा ने गेट को मार दिया। यानी बच्चे को पता नहीं है कि गेट में सजीवता है या नहीं है, या निर्जीवता है। बच्चे को डिफरेंस ही नहीं पता कि ये नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। बस बच्चे को ये पता है कि ये इसमें जान होती है, जैसा गलत है। ठीक है, इसमें जीववाद का गुण आता है। अब नेक्स्ट है आपका अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। जब बच्चा चीज़ों को उलटना पलटना नहीं सीख पाता, यानी आपने क्वेश्चन दिया 2 × 3 कितना होता है, तो बच्चा बता देगा 6। आपने सिखा दिया उसको 6। अभी आधे घंटे बाद आप उसको क्लासरूम में क्वेश्चन देना 3 × कितना होता है, 3 × 2 कितना होता है बेटा। बच्चा कहेगा सर आपने ये तो मेरे को बताया ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ इसको। तो मतलब बच्चा चीज़ों को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। ठीक है, उसको उलटना पलटना नहीं आता। अब नेक्स्ट है मुद्रा, भार, संप्रत्यय, दूरी, ऊंचाई, भार आदि की अवधारणा में कमी। यानी मुद्रा, भाई मतलब मुद्रा के कॉन्सेप्ट में कैसे कमी। बच्चों को एक साइड 500 के नोट दिखा दो, एक साइड चिल्लड़ दिखा दो, बच्चा चिल्लड़ लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि 500 के नोट ज़्यादा है या चिल्लड़ ज़्यादा है, तो बच्चा नोट लेगा, इसलिए उसको मनी कॉन्सेप्ट नहीं आता अभी। ठीक है, अब बच्चे को बोलो बेटा
1 केजी रुई दिखाओ और 1 केजी का वाट दिखाओ लोहे का, तो बोलेगा बच्चा बोलेगा कि भैया ये रुई ज़्यादा है, ये कॉटन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, उसको वो ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको वेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट कैसे, ऊंचाई का कॉन्सेप्ट कैसे नहीं पता बच्चे को? देखिए, एक टेबल है, एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और यहाँ खड़ा है। बच्चे से पूछो बेटा कौन बड़ा है, दोनों सेम हाइट के खड़े हैं, तो बच्चे से पूछो कौन बड़ा है, तो बच्चा बोलेगा ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसका जो बेस है इसको बढ़ा दिया गया है, उसको तो बस ये पता है ये ऊंचाई पे खड़ा है तो ये बड़ा है। और दूरी का देखिए, दूरी का कैसे है, जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो उसे स्कूल बहुत दूर लगता है, जब स्कूल से घर आता है तो उसे स्कूल से घर बहुत पास लगता है। कहता है मम्मा जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे बहुत दूर घर लगता है और जब वहाँ से आता हूँ ना तो बहुत पास लगता है। तो उसे ये नहीं पता कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, बस उसे ये लगता है कि ये दूर और ये पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रेशन। देखिए सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रीकरण। एक समय में किसी एक वस्तु की किसी एक विशेषता पर जोर देना ही केंद्रीकरण कहलाता है। यानी बच्चा एक बार में किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है उसकी एक ही विशेषता पर जोर देगा, उसे उसकी और कोई विशेषता दिखेगी ही नहीं। उसे बस ये पता है हमारे पापा जो हैं बस मुझे चीज़ें दिलाते हैं, उसे ये नहीं पता कि हमारे पापा हमारे घर भी चला रहे हैं, हमारे रिश्तेदारी को भी देखते हैं, हमारे लिए खाना भी अरेंज करते हैं, सारे काम हमारे पिताजी करते हैं। मतलब केंद्रीकरण मतलब एक ही चीज़ पर फोकस करता है। सेंट्रेशन मतलब एक ही चीज़ पर सेंटर्ड होता है और तो पता ही नहीं उसको। फॉर एग्जांपल मोबाइल, बच्चे को बस ये पता है मोबाइल गेम खेलने के लिए बना है, उसे उसके और फीचर्स नहीं पता कि इससे ट्रेडिंग भी होती है, इससे मतलब फ़ोन भी मतलब इससे बहुत सारे काम होते हैं जैसे ट्रेडिंग वगैरह, और आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। बस बच्चे को यही पता है कि मोबाइल गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं संरक्षण। संरक्षण यानी कंजर्वेशन। तो देखिए कंजर्वेशन क्या होता है, यदि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दें तो उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह बच्चा नहीं समझ पाता है। यानी बच्चे को यह नहीं पता कि उसके साइज में यानी उसके आकार में परिवर्तन कर दे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 ग्राम यानी 500 ml और 500 ml दो जगह पानी लिया, एक 500 ml आपने इस गिलास में डाल दिया और एक 500 ml आपने इस कटोरी में डाल दिया। तो आप बच्चों से पूछोगे बेटा किस में ज़्यादा है, तो बच्चा डेफिनेटली चूज़ करेगा कि सर इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन बच्चे को तो ये पता ही नहीं है कि हमने इसकी आकृति चेंज कर दी है जिसकी वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चा कहता है नहीं सर ये ज़्यादा है। तो मतलब बच्चा कहता है कि इसके आकार में अगर चेंजेस भी कर दो तो बच्चा नहीं बता पाता। ठीक है, नेक्स्ट है क्रमबद्धता, सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं को आकार में नहीं रख पाता। मतलब आप उसको कुछ भी चीज़ दे दो, बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग में रखना भी सीख नहीं पाता। ठीक है, अब थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी जिसकी अवस्था है 3 से 7 वर्ष की। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से 7 वर्ष की। इसमें बच्चा अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है तथा उन पर विचार या चिंतन कर सकता है। तो देखिए क्या होता है इस स्टेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टेज में बच्चे के अंदर तर्क विकसित हो जाता है, यानी लॉजिक। बच्चे में लॉजिक आ जाता है, वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कैसी चीज़ों के लिए, जो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने दिख रही होती हैं। ठीक है, यानी सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रमबद्धता आदि के गुण आ जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरी स्टेज में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कमियां थीं वो अब तीसरी स्टेज में पूरी हो जाती हैं। बच्चा इसमें अब ये सारे गुण आ जाते हैं, मतलब अब वो चीज़ों को अलटना पलटना सीख जाता है तथा बच्चा अब सजीव निर्जीव में वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। बच्चा मुद्रा भार समझ जाता है। बच्चा ऊंचाई दूरी संरक्षण क्रमबद्धता आदि सभी चीज़ें सीख जाता है। देखिए एक और प्यारे बच्चों समझा दूं मैं आपको, दूसरी स्टेज में जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ रहे थे उसमें था विकेंद्रीकरण। यानी देखिए प्यारे बच्चों मैं एक और चीज़ समझा दूं, जब हम दूसरी स्टेज पढ़ रहे थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें केंद्रीकरण था, यानी बच्चा किसी एक चीज़ पर ही फोकस कर रहा था, किसी एक विशेषता, जैसे फ़ोन की एक विशेषता या पापा की एक विशेषता। इस स्टेज में वो केंद्रीकरण जो शब्द है वो केंद्रीकरण ना होकर इसमें विकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण क्या होता है, पहले बच्चा किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहा था, अब उसकी सारी विशेषताओं पर फोकस करता है। यानी अब उसे पता चलता है कि पापा के क्या कर्तव्य हैं, अब उसे पता चलता है कि फ़ोन सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं बना, इसके और भी काम हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आगमनात्मक तर्कणा, भी इसी स्टेज में आता है। देखिए आगमनात्मक मतलब होता है आ मतलब उदाहरण, उदाहरण से, यह उदाहरण से नियम की ओर चलता है। कहाँ तक? नियम की ओर। देखिए यानी पहले बच्चों को इसमें उदाहरण दे दिया जाता है, फिर उसका नियम दिया जाता है। यानी उदाहरण के ऊपर तर्क करना। बच्चों को पहले बता देते हैं कि बेटा देखिए पेड़, तो बच्चा खुद बताता है कि पेड़ हमें फल देता है तथा फूल देता है तथा छाया देता है। मतलब हमने उसको उदाहरण दिया, बच्चे ने उसकी परिभाषा बता दी। इसको कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट और सबसे आखिरी स्टेज है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज बताई है जीन पियाजे ने 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी तीसरी स्टेज में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों के प्रति चिंतन कर रहा था, इसमें सामने चीज़ है भी नहीं तो भी उसके बारे में सोच सकता है। जैसे ये लड़की सोच रही है, काश आज मैं गोवा घूमने जाती, तो बच्चा इसमें लड़की सोच रही है तो ये काश सोच रही है, तो इसने गोवा अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। यानी जो चीज़ें उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में थिंकिंग होती है, जो चीज़ें सामने मौजूद ना हो फिर भी उनके बारे में सोच लेना अमूर्त चिंतन कहलाता है। अब देखिए निगमनात्मक तीसरी स्टेज जो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्कणा, इसमें है निगमनात्मक तर्कणा डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें नियमों के ऊपर तर्क करता है। देखिए अब क्वेश्चन है, पहले नियम बोलते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें फल फूल ऑक्सीजन और छाया सब देती है, और हमारी ये क्या है, हमारी डेफिनेशन। तो इसमें हम कहाँ से चलते हैं, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। पहले रूल बता दिया हमने ये, फिर एग्जाम्पल बता दिया पेड़। आई होप आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लाता रहूं, तो टीचिंगोलॉजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।